हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज हम उन आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट सेक्शन से जो इस हफ्ते आपके न्यूज में रहे थे। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इज अबाउट मिनेमाटा कन्वेंशन की COP6 की मीटिंग हुई थी। इसके मेजर आउटकम्स को हम समझेंगे। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। देन नेशन वाइड वल्चर ब्रीडिंग असेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि वल्चर्स की क्या कंडीशन चल रही है इंडिया के अंदर अभी। देन हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में जो COP30 में इसमें कुछ कंट्रीज ने कुछ कमिटमेंट्स की हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर की, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पे रहेगा। लास्ट में मेगा चिल चाइल्ड लूसीफर के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये 6 आर्टिकल्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग इनटू डिटेल्स ऑफ दीज आर्टिकल्स, लेट मी टेल यू, निर्णय आईएएस प्राउडली आपको ये बता रहा है कि भैया इस साल हमारे 16 बच्चों का मेंस क्लियर हुआ है। अब ये 16 बच्चे अभी तक ही हम आपको बता रहे हैं, आने वाले टाइम में ये नंबर्स और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। कुछ बच्चों से अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। तो ये वो बच्चे हैं जो हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं एंड कहीं ना कहीं इनके सिलेक्शन पे हमें प्राउड फील हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की, जहां पे एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिनेमाटा कन्वेंशन, जिसकी COP6 की मीटिंग अभी रिसेंटली जिनीवा में हुई थी। अब यहां पे मरकरी की बात की जाए तो मरकरी से ये आपका मिनेमाटा कन्वेंशन डील करता है एंड मरकरी का जो सिंबल है वो Hg है। ये ओनली मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है। बट इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये टॉक्सिक नेचर का बायो एक्यूमुलेशन करता है एंड एक परसिस्टेंट पोल्यूटेंट भी है इन्वायरमेंट का, जो लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रह सकता है। अब ये नेचुरल सोर्स और आपके एंथ्रोपोजेनिक सोर्स दोनों से ही ऐड होता है इन्वायरमेंट के अंदर, जहां पे नेचुरल सोर्स में वॉल्केनिक इरप्शन एंड ओशेनिक एमिशन के कारण ये आता है। बट गोल्ड माइनिंग, फॉसिल फ्यूल कंबशन, सीमेंट और मेटल प्रोडक्शन और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे थर्मामीटर, डेंटल अमलगम एंड कई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स के अंदर इसकी यूटिलाइजेशन आपको भर भर के देखने को मिलती है। तो अभी COP16 में इसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हुए यह कहा गया कि डेंटल अमलगम और कॉस्मेटिक में इनके यूटिलाइजेशन को हम कम करेंगे ताकि जो मरकरी से जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कम कर सके। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? एक्चुअल में ये जो मरकरी है ये आपकी कन्वर्ट होते हैं मिथाइल मरकरी में जैसे ही ये वाटर बॉडी में डिसॉल्व होती है। अब इनको प्लैंकटॉन्स आपके अब्सॉर्ब करते हैं, प्लैंकटॉन्स को फिश खाती है, जिससे बायो एक्यूमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन की आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंटल जो आपकी एक्टिविटीज है उसके अंदर भी इंपैक्ट आता है। तो ये ना केवल ह्यूमंस को बल्कि फिशेस और आपके अदर एनिमल्स को भी इंपैक्ट करती है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सबसे पहले प्रॉब्लम देखने को मिली थी मिनेमाटा बे के आसपास, जो जापान में आपका लोकेटेड था। तो 2013 में इस कन्वेंशन को लेकर आए जो फोर्स में आता है 2017 में, और यहां पे फोकस ये था कि कैसे ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके मरकरी के नेगेटिव इंपैक्ट से। वैसे इसे सेक्टोरियल सपोर्ट आपकी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देती है। अभी जो मैंने आपको बताया 2024-25 की जो मीटिंग हुई थी इसमें बैन करने की बात की है स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट की जिसमें मरकरी का इस्तेमाल होता है। खासकर इसके एप्लीकेशन से स्किन के अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट होती है और इससे हार्मोनल डिसऑर्डर भी आपके हो सकते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, जहां पर हम ऑर्गेनिक कार्बन की बात करेंगे। अब ऑर्गेनिक कार्बन होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक पेड़ टूट के गिर गया, अब धीरे धीरे ये पेड़ डिकंपोज होता है तो इसमें से कार्बन रिलीज होता है। इसी कार्बन कंटेंट को आप क्या कह देते हो, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में आपको देखने को मिलता है, उसे आप ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कहते हो। अब ये ऑलमोस्ट 60% है आपके टोटल ऑर्गेनिक मैटर का, जो भी आपको जैसे मैं, आप या कोई भी पेड़ पौधा देख रहे हैं क्यों मिलता है, उसमें 60% यही कंटेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो C यानी कार्बन उसमें भी है।
इवन हम जो हवा लेते हैं अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होती है, तो वो भी एक प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी के अंदर कार्बन आपका रहता है। तो कहते हैं कि भाई ये आपके डीकंपोजिशन का जो रिमेन्स होता है, चाहे प्लांट, माइक्रोब्स या सॉइल फोना की बात करें, इन सबको ये इंक्लूड करता है। बट फ्रेश अनडिकम्पोज जो लिटर होते हैं, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है एंड कहीं ना कहीं उनकी वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी को बूस्ट करता है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटीज इंक्रीज होती है, जिसके कारण आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट है सॉइल के अंदर, वो कम होता जा रहा है। मतलब कहने की बात है कि डीकंपोजिशन रेट इंक्रीज होने की वजह से सॉइल को प्रॉपर कार्बन नहीं मिल पा रहा है। इस इंबैलेंस में एक मेजर रोल आपके फर्टिलाइजर भी अदा करते हैं। जहां जहां यूरिया और फास्फोरस का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, उन एरियाज में, खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन वाले पार्ट में, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में, आपको कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन का डिप्लीशन देखने को मिला है। जहां पर राइस या फिर आपके पल्सेस ग्रो की जा रही हैं, वहां पर ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट इनहैंस होता है, बट व्हीट और कोर्सर ग्रेन जहां पर उगाई जाती है, वहां पर यह कम होता जा रहा है। अब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो हायर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उन सॉइल्स में देखने को मिली है जहां पर आपको ऑर्गेनिक कार्बन की डेफिशिएंसी देखने को मिली है, और जहां पर भी आपको ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा देखने को मिला है, वहां पर न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी भी आपकी बेटर है। अब जैसा आपको पता है, विद इंक्रीज इन हाइट आपका टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, तो इस वजह से जहां भी आपकी हाइट यानी एलिवेशन है, वहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट काफी अच्छा देखने को मिलता है सॉइल के अंदर। अब बात की जाए इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसके रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा कि आप परमानेंट प्लांटेशन कवर को इंक्रीज कीजिए, जिससे कार्बन इनपुट आपका इंक्रीज होगा और बायोमास का कंट्रीब्यूशन आपका इंक्रीज होगा। मोर ओवर कार्बन क्रेडिट सिस्टम में आप इस चीज को इंक्लूड कीजिए ताकि लोगों को आप प्रमोट कर सके कार्बन कैप्चर को, क्योंकि ये जो कार्बन सॉइल के अंदर जाएगा, ये भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पार्ट है। मोर ओवर आपके फर्टिलाइजर के रेशनल प्रैक्टिसेस को आप प्रमोट कीजिए एंड क्रॉप रोटेशन को आप प्रमोट कीजिए। अब बात की जाए वल्चर ब्रीडिंग असेसमेंट की, तो नेशन वाइड इसे कंडक्ट किया गया। यहां पे मेजर फोकस था 4 स्पीशीज के ऊपर: व्हाइट रिम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, स्लेंडर बिल वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर। ये सभी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है और फोकस हमारा ये था कि इनकी पॉपुलेशन और नेस्टिंग के ऊपर क्या पैटर्न चल रहे हैं उसको समझ सके। तो ये कहा गया कि भाई पहले के मुकाबले में इनकी जो नेस्टिंग रेंज है वो कम होती जा रही है। जो 54% आपको नेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो सभी प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर है, और कोई भी बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बाहर के एरिया में एक्सपेंशन नहीं देखने को मिला आपको। तो इंडियन वल्चर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज्यादातर देखने को मिला, खासकर जो क्लिफ वाले पार्ट है उसमें। व्हाइट रिम्ड वल्चर की अगर बात की जाए, कांगड़ा वैली हिमाचल में इसकी ब्रीडिंग हाईएस्ट देखने को मिली। स्लेंडर बिल वल्चर की बात की जाए तो अपर असम में आपको देखने को मिली। रेड हेडेड वल्चर की बात की जाए मध्य प्रदेश। एंड अब बात आती है वल्चर्स की, तो आपको ये याद रखना है कि ये आपके नेचुरल सफाई कर्मचारी हैं, जिनका काम क्या है, ये डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं, तो इन्हें स्क्वेंजर्स कहा जाता है। टोटल 9 स्पीशीज है इंडिया की, और उसमें से जो हम 4 स्पीशीज के बारे में बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो डाइक्लोफेनिक के पॉइजनिंग के कारण इनकी डेथ होती जा रही, हैबिटेट लॉस जो ग्रासलैंड है इनके कन्वर्जन के कारण इनकी डेथ होती जा रही है, एंड फूड की स्कार्सिटी के कारण भी इनकी मौत होती जा रही है। बाकी जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है, इनकी वजह से भी इनकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। COP 30 में जर्मनी और स्पेन ने कहा कि हम $100 बिलियन देंगे, $100 मिलियन अराइज प्लेटफॉर्म के अंदर। अब अराइज क्या है? एक्सेलरेटिंग रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमीज। अब ये जो फंड है, ये फंड आपका 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के ऊपर ये फोकस करता है, खासकर लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। 70 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, एंड इसमें क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाता है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाता है, एंड इवन नेचर बेस्ड सोल्यूशन को प्रमोट किया जाता है। तो यहां पे इनको कंसेंसस बेसिस पे फंडिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि इस तरह के प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करें। वर्ल्ड बैंक इसको सेक्रेटरिएट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अराइज की बात की जाए तो रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एंड इनोवेशन के ऊपर इसका फोकस है, जहां पर सस्टेनेबल इकोनॉमीज को प्रमोट करना इसका मेजर काम है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रायोस्फीयर के स्टेटस के बारे में। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें यह कहा गया कि क्रायोस्फीयर की हालत क्लाइमेट चेंज के कारण काफी खराब चल रही है। अब इसमें आइस शीट्स की बात की जाए, यानी ग्रीनलैंड और आर्टिक एरिया में, यहां पर इनका डिक्लाइन ऑलमोस्ट 4 टाइम आपका इंक्रीज हो चुका है, जिससे सी लेवल इंक्रीज होगा एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्मॉल आइलैंड नेशंस के ऊपर भी काफी अच्छा खासा असर रहेगा। देन माउंटेन एंड जो स्नो ग्लेशियर्स आपको अलग अलग एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि भाई माउंटेन ग्लेशियर्स एंड स्नो की बात की जाए तो जैसे हिमालयाज में, अल्पाइंस में, एंडीज में, तो कहते हैं ये भी आपके बहुत तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। 273 गीगाटन हर साल ये आपके मेल्ट होते जा रहे हैं एंड इससे आने वाले समय में वाटर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी एंड मोर ओवर एग्रीकल्चर के ऊपर असर पड़ेगा। इरिगेशन के लिए पानी नहीं रहेगा एंड साथ के साथ एनर्जी जनरेशन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर भी इसका असर देखने को मिल सकता है एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी प्रॉब्लम्स काफी कॉमन रहेगी इन एरियाज में। इन एडिशन टू दिस आपका सी आइस शीट के बारे में बात की जाए तो इनकी भी थिकनेस आपकी कम होती जा रही है, खासकर 40 to 60% इसमें डिक्लाइन 1979 के बाद से देखने को मिला है। आर्टिक के अंदर आपकी जो वार्मिंग है बहुत ज्यादा तेजी से होगी, बिकॉज यहां पर जो स्टोर्ड मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है इन आइस शेल्फ के अंदर वो रिलीज होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और फास्ट होगी इन एरियाज में, जिससे और तेजी से मेल्टिंग होगी, जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है इस एरिया में, चाहे आप सील की बात करें, पेंगुइन्स की बात करें, पोलर बियर्स की बात करें, उनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। मोर ओवर आपके वेदर पैटर्न्स के ऊपर भी इसका असर रहेगा। अब अगर बात की जाए पोलर ओशंस की तो इसमें खासकर हम बात करेंगे इन सभी पार्ट्स की। तो कहते हैं कार्बन अब्जॉर्प्शन इनका डिसरप्ट होता जा रहा है एंड इसकी वजह से जो फ्रेश वाटर मेल्टिंग की वजह से आपके अंटार्कटिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन और अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ये डिस्टेबलाइज हो गया, जिसकी वजह से आपको इस साल इंडिया के मॉनसून के अंदर भी असर देखने को मिला था। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी इंक्रीज होंगी। परमाफ्रॉस्ट भी लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से आपका डिक्लाइन कर रहा है लास्ट 10 सालों के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो कार्बन उसके अंदर स्टोर है वो भी बाहर निकलेगी और इससे भी ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से होगी। अब ये जो लास्ट आर्टिकल है एक बी के बारे में, ऑस्ट्रेलिया अपनी बी प्रजातियों के लिए काफी फेमस है, जिसे फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था 2019 में, अभी 2024 में इसे रिसेंटली डिस्क्राइब किया। तो याद रखना है इसका नाम है मेगा चाइल्ड लूसिफर। बस इसके अंदर इतना ही याद रख लो, बहुत है। वैसे इसका पॉलिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपको पता है हर हनी बी या बी की प्रजाति में आपको देखने को मिलता है। इंसेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन में आपके हेल्प करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इन आर्टिकल्स में याद रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। मेक श्योर आप इनको रेगुलरली फॉलो करना, जिससे आपको आपके नोट्स बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।